लेक्चर शुरू कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 1 है। आशा करता हूं कि आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। डिटेल में तो बताने की कोशिश करूंगा और इसके साथ कई सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे। ठीक है, पहला शुरू करते हैं। पानी पानी होना मुहावरे का क्या अर्थ है? सिंपल है इसका, लज्जित होना। पानी में भीग जाना तो होगा ही नहीं, शांत होना भी नहीं होगा, निराश होना भी नहीं होगा। ठीक है, कुछ मैं पूछता हूँ, जैसे कि कलम तोड़ना क्या होता है? कलम तोड़ना होता है बहुत अच्छा लिखना, और होता है जैसे दिन दूनी रात चौगनी, दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करना। मतलब क्या होता है आपका? मतलब कि खूब उन्नति करना। ठीक है, जैसे कि राम नरेश शहर जाकर दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। ठीक है, एक होता आपका हताश होना। हताश होना क्या होता है? हताश होना मतलब निराश होना। ठीक है, जैसे रोहन को शिक्षक के पद से हटाए जाने पर वह हताश हो गया। एक होता है शर्म से पानी पानी होना। एक तो पानी पानी होना, एक होता है शर्म से पानी पानी होना, मतलब कि बहुत लजाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोहा किस प्रकार का छंद है? देखिए दोहा क्या होता है। जब दोहा लिखते हैं ना तो ऐसा कुछ आपको दिखेगा। एक पहला लाइन, दूसरा लाइन, ठीक है ना, ऐसे मिलेगा वो। तीसरा लाइन, चौथा लाइन, ऐसा मिलेगा वो। तो इसमें ना मात्रा का प्रयोग किया जाता है। इसमें आपका होता है सममात्रिक, अर्धमात्रिक, ऐसा बोला जाता है। यह मात्रिक छंद होता है। दोहा में क्या होता है आपका वो, इसे अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं, बताया ना, 1 2 3 4 चरण है वो। इसमें विषम चरण में, जैसे विषम चरण कौन सा जाएगा? पहला हो गया और तीसरा हो गया। 4 चरण है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो विषम चरण में 13 मात्राएं होती है, 13 मात्राएं होती है। और सम चरण में आपके 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है ना, इसलिए इसको हम मात्रिक छंद कहा जाता है इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काव्य गुण के विषय में गलत कथन है। ये थोड़ा डिटेल में आ गया है। देखिए काव्य गुण क्या होता है, कौन सा गलत कथन है? आचार्य सम्मट के अनुसार गुण रस के उत्कर्ष के कारण धर्म रूप धर्म है। सही है। आचार्य भारत ने गुणों की संख्या 8 मानी है, यह गलत है। और 8 नहीं है आपका, ये 10 है। ठीक है, जिसमें स्वच्छता, सरलता, सहज ग्रहता हो प्रसाद गुण कहलाता है। सही है। माधुर्य गुण का संबंध श्रृंगार, करुण और शांत रसों से होता है, ये भी सही है। तो गलत कथन आपका ये है। आचार्य भरत ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? 10 मानी है। जिसमें आपका दिख रहा है यहाँ पर माधुर्य हो गया आपका, माधुर्य गुण हो गया एक आपका, और जिसको कहते हैं ओज कहते हैं, प्रसाद हो गया। ये सभी आपके क्या काव्य गुण है। वो इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। और भी कई सारे आचार्य हैं जिन्होंने गुणों की संख्या अलग अलग बताई है वो। ठीक है, एक है आपका इसमें सम्राट मम्मट है। ठीक है ना, इन्होंने गुणों की संख्या 3 बताई है। ठीक है, समझ गए। इसमें आपके भरत गुणों ने गुणों की संख्या 8 नहीं 10 मानी है वो। अगला आपका मेरा भाई लंदन जा रहा है। वाक्य में पदबंध है। मेरा भाई, ये मेरा बड़ा भाई, ये अंडरलाइन किया हुआ है, इसके बारे में पूछा गया है। मेरा बड़ा भाई है, ये आपका देखिए टोटल, आप ध्यान से देखो ना तो टोटल आपको ये संज्ञा ही नजर आएगा। वो किसका बड़ा भाई? तो मेरा बड़ा भाई, टोटल संज्ञा ही एक किसी के लिए प्रयोग हुआ है। मेरा बड़ा भाई यानी कि एक व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है वो। और भी कह सकते जैसे दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा, तो ये भी आपका किस में आ जाता है? संज्ञा पदबंध में आ जाता है वो। संज्ञा पदबंध वो पदबंध होता है ना जो वाक्य में संज्ञा का काम करता है। जैसे मेरा बड़ा भाई, ये संज्ञा का काम कर रहा है। अगर पूछे कि लंदन कौन जा रहा है, तो मेरा बड़ा भाई जा रहा है। इसकी जगह नाम ही हो सकता है, जैसे राम लंदन जा रहा है। वही लक्ष्मण बोल दे कि मेरा बड़ा भाई लंदन जा रहा है, तो ये आपका संज्ञा पदबंध हो जाएगा वो। ठीक है, एक होता है सर्वनाम पदबंध। इसमें कह जगह जैसे आपके दोस्त, मैं बोल दूँ आपके दोस्त लंदन जा रहे हैं, तो आपका आपके दोस्त क्या हो गए? सर्वनाम पदबंध हो गए वो। ठीक है ना। विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध क्या होता है? जो पदबंध संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है वो। जैसे कि क्या कह सकते हैं कि गर्मियों में सफ़ेद खादी कपड़े पहनो। गर्मियों में सफ़ेद खादी कपड़े पहनो, तो विशेषण इसमें क्या है आपका? सफ़ेद खादी कपड़े आपका। ठीक है ना, खादी कपड़े तो है लेकिन सफ़ेद, तो ये आपका हो गया
विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। इसका एग्जाम्पल जैसे मान लो कि मैं इस महीने के अंत तक आ जाऊंगा, तो महीने के अंत तक, इस महीने के अंत तक, ये आपका क्या होगा, क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। आगे बढ़ते हैं, कौन सा वाक्य शुद्ध है, माने कौन सा वाक्य आपका गलत है, मतलब सही है। हमें कितनी कष्टों को सहना पड़ा, कष्टों हैं बहुत सारा हो गया आपका, तो ये आपका हो गया गलत। हमें कितने कष्ट सहने पड़े, ये आपका सही है। हमें कितने कष्टों को सहने पड़े, ये भी आपका गलत है। हमें कितने कष्टों को सहना पड़ा, ये भी आपका गलत है। ये प्रैक्टिस के साथ ही आपको आएगा। वाक्य की भाषा की अत्यंत महत्वपूर्ण, वाक्य जो है ना, भाषा की महत्वपूर्ण अत्यंत इकाई है, इसलिए लिखने या बोलने के समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह स्पष्ट और व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध हो। जैसे कि मैं लिखता हूँ कि आज तुमने नया कमीज पहना है, तो ये गलत वाक्य है। पहना है नहीं होगा, पहना है की जगह होगा आपका पहनी है। कमीज आपका स्त्रीलिंग है आपका। इस तरह से लिखूं कि बेटी पराया धन होता है, तो ये भी गलत है। होता है नहीं, हो जाएगा आपका होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमें कितने कष्ट सहने पड़े। ठीक है, ये आपका सही वाक्य है। कौन शुद्ध वाक्य है, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, मैं दर्शन करने आया हूँ, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, मैं आपका दर्शन करने, अच्छा ये गलत ही है। ठीक है, दर्शन करने आया हूँ आपके, ये दो गलत ही है। इसमें सही उत्तर है आपका मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। इसमें जैसे कि है मैं दर्शन करने आया हूँ, तो इसमें अशुद्ध है कि किसके दर्शन करने आया हूँ, क्या दर्शन करने आया हूँ। ठीक है, दर्शन करने आया हूँ आपके, इसमें सर्वनाम की अशुद्धि, सर्वनाम और पदक्रम संबंधी अशुद्धि है इसमें। ठीक है, दर्शन शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है, इसका एक वचन नहीं होता है। जैसे मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। मेटेरियोलॉजिस्ट का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है, ये भी पूछ देता है कई बार। इसका सही उत्तर आपका, जैसे कि मेटेरियो कहीं निकल जाता है आपका मेटेरियोलॉजिस्ट का, तो इसे हम कहते हैं मौसम विज्ञानी कहा जाता है वो। ठीक है, एक होता है आपका लेखाकार, इसको कहा जाता है अकाउंटेंट। 25 प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी के। और मशीना का कहा जाता है आपका मशीन मैन। और अंतरिक्ष विज्ञानी स्पेस साइंटिस्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, ये देखिए कौन सा रस है। रस मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया है, लेकिन पढ़ करके आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा रस है। केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, समझू मन ही मन रहिए। देखिए जहाँ पर विचित्र दिख रहा है ना, विचित्र मतलब क्या, अद्भुत है वो, तो ये अद्भुत रस है। इसका मतलब क्या हुआ कि पंक्ति में जो विचित्र दिख रहा है ना, उसी से पता चल रहा है कि हाँ अद्भुत रस का प्रयोग किया गया। मतलब कि कैसे पहचानेंगे, जिससे आश्चर्य विस्मय का भाव उत्पन्न हो। जैसे कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि हे केशव, क्या कहूँ मैं, कुछ कहा ही नहीं जाता। आपकी यह विचित्र रचना देखकर मन ही मन आपकी लीला समझकर रह जाता हूँ मैं। ठीक है ना, कैसी अद्भुत लीला है कि संसार रूपी चित्र को निराकार चित्रकार ने शून्य की दीवार पर बिना रंग के संकल्प से ही बना दिया है। विचित्र है वो, ठीक है ना, आश्चर्य हो रहा है, इसलिए इसमें क्या है, अद्भुत रस है वो। ठीक है, एक मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे श्रृंगार रस है, इसको कैसे पहचानेंगे। श्रृंगार रस में जब आएगा ना, जैसे कि पति पत्नी आ गया, पति पत्नी आ गया, प्रेमी प्रेमिका आ गया, नायक नायिका के मन में अस्थाई भाव को जो जागृत करे ना, तो उसमें श्रृंगार रस हो जाता है। ठीक है, भयानक आपको देखकर नहीं पता चल जाएगा, हाथ से आपको देखकर नहीं पता चल जाएगा। ठीक है, प्रोबेशन का पारिभाषिक शब्द क्या है, प्रोबेशन क्या कहते हैं,
इसको हम बोलते हैं परिवीक्षा। थोड़े टाइम के लिए इसको हम यूज किया जाता है। प्रोबेशन पीरियड में इसकी नौकरी लगी है, लेकिन प्रोबेशन पीरियड में किसी विशेष कार्य या पद के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करने के बाद नौकरी पक्की करने से पहले एक अवधि तक का जो समय होता है ना, उसको हम बोलते हैं प्रोबेशन पीरियड। समीक्षा का अंग्रेजी क्या होता है? एनालिसिस। संविदा का क्या होता है? स्क्रूटनी। और दीक्षावधि होता है आपका इनिशिएशन पीरियड। आगे बढ़ते हैं। बहिष्कार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है आपका? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, बही जोड़ कार। बहिष्कार इसमें कौन सी संधि है? यह है आपका विसर्ग संधि। ठीक है ना, विसर्ग आ रहा आपका यहीं पर, इसलिए आपका हो गया ये विसर्ग संधि। बहिष्कार का अर्थ क्या होता है? बाहर करना या निकालना। और भी कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि निह जोड़ चल कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा ये आपका बन जाएगा निश्चल। दुह जोड़ शासन, तो क्या बन जाएगा आपका? दुशासन। दु आपका इस डायरेक्शन से होगा। ठीक है, और भी हो जाता है कई एग्जाम्पल ऐसे। निह जोड़ तेज कर देता हूं मैं, निह जोड़ तेज कर दिया, ये आपका हो जाएगा निस्तेज। ठीक है, तो यहाँ पर संधि आया, तो संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है आपका स्वर संधि, फिर होता है आपका व्यंजन संधि, सभी बता चुका हूं मैं, आप जाकर इसका प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और तीसरा होता है आपका विसर्ग संधि। ठीक है, 2 या 2 से अधिक वर्णों के पास पास आने से परिणाम स्वरूप जो विकार उत्पन्न होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुएं में गिरना मुहावरे का क्या अर्थ है? कुएं में गिरना मतलब विपत्ति में पड़ना। ठीक है, मोहन जैसे दुष्टों के साथ रहोगे तो किसी न किसी दिन कुएं में गिरोगे ही। नशे में होना, नशे में होना मतलब क्या? शराब पी रखी है, शराब के नशे में धुत होना। धोखा खाना मतलब ठगा जाना। और अपमानित होना, इज्जत उतारना, ये सब आपका हो गया। अपमानित होना मतलब इज्जत उतारना। और भी कुछ मैं पूछता हूँ, जैसे कि बताइए आग बबूला होना। आग बबूला होना का क्या मतलब होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। आग बबूला होना। और होता है जैसे कि रोटी चलाना, इसका मतलब बताइए कमेंट बॉक्स में। आग बबूला का मतलब होता है क्रोध में होना। ठीक है, और रोटी चलाना का मतलब होता है भरण पोषण करना, लालन पालन करना। ठीक है, भाव वाच्य का चयन कीजिए। वाच्य में पढ़ाया हूँ 3 तरह का, ये होता है आपका कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य होता है आपका। कृत्यवाच्य आपका हो जाता है जिसमें कर्ता की प्रमुखता होती है, जैसे मोहन फल खाता है। तो अगर पूछा जाए कि मोहन कौन फल खाता है, तो मोहन है आपका हो गया कृत्यवाच्य हो गया वो। दूसरा होता है आपका कर्मवाच्य, जैसे कि मोहन के द्वारा फल खाया जाता है। मोहन के द्वारा फल खाया जाता है, तो मोहन के द्वारा क्या खाया जाता है? तो आपका फल खाया जाता है। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होता है और कर्ता की स्थिति में स्वयं कर्म होता है, वहाँ कर्मवाच्य होता है। मोहन के द्वारा क्या खाया जाता है? आपका फल खाया जाता है। और भाववाच्य, इस वाच्य में कर्ता अथवा कर्म की नहीं बल्कि भाव अर्थात क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है। जैसे कि भाववाच्य में लिख देता है कि एक एग्जाम्पल इसका मोहन से ही ले लेते हैं। मोहन से फल नहीं खाया जाता। ठीक है, पहचानने का तरीका यही जिसमें लास्ट में जाता आ जाएगा। नहीं जाता, नहीं खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता। जैसे कि मुझसे चला नहीं जाता, तो ये आपका भाववाच्य हो जाएगा वो। ठीक है, बे गा नहीं सकते, इसमें आपका आ जाएगा कृत्यवाच्य। कौन नहीं गा सकते? बे नहीं गा सकते। आइए चलें, इसमें भी आपका हो जाएगा कृत्यवाच्य। अब चलते हैं, ये भी आपका कृत्यवाच्य ही हो जाएगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है? संधि तो हो गया, अब समास भी आ गया है। यथाशक्ति आपका अवयवी भाव समास है। जैसे यथा एक अवयव है,
इसको अव्यय वो होता है जिसमें पुरुष लिंग वचन आदि बदलाव नहीं होता है, उसे हम यथाशक्ति समास कहते हैं। यथाशक्ति इसको कैसे विच्छेद करेंगे, यथा प्लस शक्ति, ठीक है ना, तो ये यथाशक्ति बन जाएगा। अवयवी भाव समास, देखिए समास के कई सारे रूप होते हैं, मैंने करीब 6 बताए हैं आपको। अब यही भाव तो पहला ही हो गया, ठीक है। तत्पुरुष हो जाता है आपका, द्विगु हो जाता है, द्वंद्व हो जाता है, कर्मधारय, बहुव्रीहि समास, ये सब आपका समास के भेद है। वो कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर पहला कौन सा, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और साथ साथ चलते हैं, जैसे नदी नाले। समास विग्रह करोगे तो क्या बनेगा, नदी और नाले, ठीक है। द्विगु समास उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद मतलब बाद में आने वाला पद प्रधान होता है। जैसे इसमें संख्या का पता चलता है, ठीक है ना, जैसे कि सप्त सिंधु, सप्त सिंधु मतलब 7 सिंधुओं का समूह, ठीक है ना। और एक होता है आपका तत्पुरुष समास, इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन कारक चिन्ह का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे कि यश प्राप्त, तो यश को प्राप्त, ये आपका यश को प्राप्त है, कारक चिन्ह क्या हो गया, इसमें लोप हो गया, तो क्या बन गया आपका, यश प्राप्त बन गया। कर्म विभक्ति को का लोप हो जाता है, ठीक है। तो यथाशक्ति में आपका अव्ययी भाव समास है, ठीक है। आप मुझे बताइए लंबोदर, लंबोदर में कौन सा समास है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगला है आपका पीपल की घनी छाव में आराम करो, अंडरलाइन है आपका पीपल की घनी छाव, ये अंडरलाइन है। मेरे रेखांकित पदबंध पहचानिए, मैं बता चुका हूँ। पीपल की घनी छाव, संज्ञा पदबंध मैंने बताया था, घनी छाव तो है, पीपल का है, छाव है, लेकिन कैसा है वो आपका, घनी छाव है वो, इसमें आपका विशेषण पदबंध है वो, ठीक है। छाव के बारे में तो कह रहा है, लेकिन छाव की विशेषता भी है, कैसा है, घनी छाव है आपका, इसलिए इसमें आपका हो जाएगा विशेषण पदबंध, ठीक है। संज्ञा पदबंध आपका हो गया, जैसे कि एग्जांपल दे देता हूँ, हरे रंग की पुस्तक मेज पर रखी है, तो ये हरे रंग की पुस्तक आपका क्या हो गया, संज्ञा पदबंध, एक संज्ञा के जैसा काम कर रहा है। सर्वनाम पदबंध, मान लो कि शरारत करने वाले छात्र, शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ पकड़े गए, तो ये आपका हो गया सर्वनाम पदबंध, शरारत करने वाले छात्रों में से। एक होता है क्रिया पदबंध, ऐसे बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, देर तो हो गई लेकिन क्या हो गया, बहुत देर तो हो गई लेकिन कैसा हो गया, बहुत देर, ये आपका क्रिया का विशेषता बता रहा, कैसा देर हो गया, बहुत देर हो गया। तो आपका ऑप्शन इसका 3 सही था। आगे बढ़ते हैं। का बरखा जब कृषि सुखाने, देखिए इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। का बरखा जब कृषि सुखाने का सही मतलब है कि काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होती है। इसका मतलब पहले समझिए क्या होता है। इसका मतलब हुआ कि जब कृषि सूख गई, जब कृषि हुई नहीं, तब पानी बरसने का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही हुआ ना, काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होती। जब अकाल आ गया, जब अकाल पड़ गया, जब कृषि हुई नहीं, तब बारिश हो रही है, इसका मतलब काम बिगड़ने पर सहायता करना क्या है, बेकार है। कुछ और भी मैं पूछता हूँ, जैसे अक्ल का अंधा होना, अक्ल का अंधा होना मतलब क्या होता है आपका, मूर्ख होना। एड़ी चोटी का जोर लगाना मतलब क्या होता है, अथक प्रयास करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाक्य प्रकार का चयन कीजिए, कैसा वाक्य है यह। जैसे कि मैंने किराएदार नहीं रखे, मुसीबत मोल ले ली। कहता है ना, मैंने किराएदार नहीं रखे, मुसीबत मोल ले ली, मतलब कि यह संयुक्त वाक्य है, दोनों वाक्य एक साथ चल रहा है। यह एक संयुक्त वाक्य है, अतिरिक्त विकल्प असंगत है। ठीक है ना। कभी कभी संयुक्त वाक्य में ना मध्य में और या फिर आ जैसे शब्द नहीं लगे होते हैं, जैसे कि इसमें और, कई संयुक्त वाक्य है तो और या लगे होने चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है।
पर संयुक्त का अर्थ दोनों भिन्न अर्थ वाले वाक्यों को जोड़ना ही है जो एक दूसरे पर आश्रित हो। मुसीबत मोल ले ली कब, जब किराएदार रखा तब। ठीक है, तो एक संयुक्त वाक्य है। सरल वाक्य, सरल वाक्य क्या होता है, जैसे रावण भूमंडल का स्वामी था, यह आपका सरल वाक्य हो गया। वो मिश्र वाक्य क्या हो जाएगा आपका, जैसे मिश्रित हो, गाय ही ऐसा पशु है जो हिंदुओं के लिए आदरणीय है। तो गाय एक पशु है, वो पहला वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य इसमें मिल गया जो हिंदुओं के लिए आदरणीय है। विधिवाचक वाक्य का आप एक एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में बताइए। रात दिन में निम्न में से कौन सा समास है, मैं बता चुका हूँ, जो साथ साथ चलते हैं उसे हम बोलते हैं द्वंद्व समास। इसका कैसे करेंगे, विग्रह रात और दिन, रात और दिन इसका विग्रह हो जाएगा वो। ठीक है, अब यही भाव समास है जहाँ पर प्रथम पद प्रधान हो, वहाँ पर अव्ययी भाव कहते हैं समास होता है। जैसे कि पहचानने का तरीका क्या है, पहले अनु लगा हुआ रहेगा, आ लगा रहेगा, प्रति लगा रहेगा, यथा रहेगा, यथाशक्ति किया था हमने। ठीक है, भर लगा हुआ रहेगा, पेट भर, हर लगा रहेगा आपका, ये सब आपका अव्ययी भाव समास आता है। नए समास, इसमें निषेध झलकता हो, ठीक है ना, उसे हम नए समास कहते हैं। इसमें अनाचार, पहचानने का तरीका न आचार, ठीक है ना, अनभिज्ञ, जो इसमें अ मतलब ही होता आपका नहीं, अनुचित, ये सभी आपका नए समास है। जिस समास में पहला पद निषेधात्मक हो उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं, मतलब नहीं का बोध होना चाहिए। ठीक है, दिग्गु समास संख्यावाचक, दिग्गु समास जहाँ भी आए उसको आपका संख्यावाचक होना, जैसे सप्तऋषि, और क्या हो गया आपका नवरत्न, ये सभी आपका दिग्गु समास में आ जाता है। ठीक है, द्वंद्व समास वाले साथ साथ चल, जैसे रात दिन, माता पिता, दाल भात, ये सब आपका। ठीक है, मतैक्य के लिए सही संधि विग्रह चुने। मतैक्य क्या होता है आपका, इसका सही संधि विग्रह होगा मत जोड़ ऐक्य, वृद्धि संधि है ये। इसमें क्या होता है आपका, मतैक्य में क्या होता है आपका अ, देखिए इसमें म त में अ है, ठीक है ना, और ऐ है, दोनों मिलकर के क्या हो गया आपका ऐ बन गया है वो, ये आपका हो गया वृद्धि संधि। और भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि महाजोड़ ऐश्वर्य, तो क्या बन जाएगा आपका महेश्वर्य। ठीक है, मत्तैक ऐ बन गया है वो। यानी कि वृद्धि संधि है ना, एक हर्षिकार होता है, एक हर्षुकार होता है, जब दोनों मिलेगा तो दीर्घ संधि, तो दीर्घ वाला यानी कि रिजल्ट में आएगा वो। ठीक है, जैसे कि वृद्धि संधि समझिए, जैसे क्या है, अ है या फिर आ है, अ ले लीजिए या फिर आ ले लीजिए, दोनों के साथ अगर ए या ऐ हो, दोनों में हो तो ऐ बन जाता है। ठीक है, या फिर जब ओ या फिर औ हो तो आपका औ ही बनेगा वो। ठीक है ना, वृद्धि संधि आपका ये वृद्धि है बड़ा वाला, तो वो आ जाएगा। ठीक है, ये आपका वृद्धि संधि के बारे में हुआ। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका मतलब क्या हुआ, अपनी प्रशंसा खुद करना, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका एक वाक्य बनाकर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अगला है आपका, देखिए थोड़ा सा लंबा वाक्य है लेकिन आसान है। अलंकार के बारे में पूछा, थोड़ा सा अलंकार के बारे में मैं बता दूंगा। सोहन ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, आपद परयो प्रभात। इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें आपका है उत्प्रेक्षा अलंकार। अब देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जहाँ पर ना एक का दूसरे में संभावना व्यक्त किया जाए, उसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अलंकार के बारे में बताता हूँ, देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार पहचानने का तरीका क्या है, पहचानने का तरीका आप सीख लो, तुरंत पता चल जाएगा। जैसे कि मनु, मानो, मतलब कि संभावना व्यक्त की जा रही है। ठीक है ना, मानहु, जानो, जनहु, निश्चय, ईव या फिर ज्यों,
ये आपका हो गया उत्प्रेक्षालंकार पहचानने का तरीका। जिस कथन में भी, जिस पंक्ति में भी ये सारे आ गए, मतलब कि उत्प्रेक्षालंकार हो जाएगा आपका वो, ठीक है। जैसे कि मानो कि यहीं पर देख लो आप, इसका मतलब क्या हुआ, श्याम श्याम सलोने गात, सोहत ओढ़े पीठ पट, पट श्याम सलोने गात। एक मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन देखिए यहाँ पर मनहु आ गया है, ठीक है ना। तो जहाँ पर भी देखो मैंने बताया मनहु, मनहु, मनो, मानो, जानो, जनहु, ये सब आ गया ना, तो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा वो। एक होता है आपका रूपक अलंकार, जब एक को दूसरा ही मान लिया जाता है, जैसे राम रतन धन पायो, कहते हैं ना, राम रतन धन पायो, तो ये इसमें आपका आ जाएगा रूपक अलंकार। उपमेय का उपमान के ऊपर आरोप हो, जैसे राम रतन क्या है, इसमें उपमेय है, और धन, धन इसके क्या है, उपमान हो, यानी कि राम रतन है ना, वो धन जैसा ही है, वो धन जो मैंने पाया हुआ राम रतन ही है। एक का दूसरे के ऊपर क्या हो, आरोप पूरी तरह से हो गया वो। राम रतन उपमेय पर धन का उपमान आरोप है, लेकिन दोनों में क्या है, अभिन्नता नहीं है, दोनों एक ही माना गया है। अगला होता आपका, एक है आपका श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिए। श्लेष अलंकार होता है जब किसी पंक्ति में कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग हों, तब श्लेष अलंकार होता है। जैसे पानी का प्रयोग होता है कहीं पर, ठीक है ना, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो पानी पानी एक ही शब्द यूज हुआ, लेकिन सभी जगह इसका क्या है, अर्थ अलग अलग है। पानी का मतलब चमक भी होता है, प्रतिष्ठा भी होता है, हाथ भी होता है, जल भी होता है, तो आपका वो श्लेष अलंकार हो जाएगा वो। अगला आता है आपका यमक अलंकार। इन दोनों में कन्फ्यूजन भी होता है। जब किसी पंक्ति में एक से अधिक बार कोई शब्द आए, जैसे कनक, सुना हो ना, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, एक खाए बौराए जाए, एक पाए बौराए। तो कनक, कनक मतलब एक गेहूं भी होता है, और एक कनक मतलब सोना भी होता है वो, ठीक है ना। एक से अधिक बार कोई शब्द आए और अर्थ भी अलग अलग हो, तब आपका यमक अलंकार होता है। तो कनक का अर्थ सोना भी होता है, दूसरे कनक का अर्थ क्या है आपका, धतुरा है। दोनों में कन्फ्यूजन है। देखिए पानी का ही प्रयोग हुआ था, लेकिन सभी पानी का क्या था, अर्थ अलग अलग था। इसमें भी कनक कनक, एक ही पंक्ति में कनक 2 बार आया, लेकिन दोनों का अलग अर्थ क्या है, अलग अलग है वो, ठीक है। ये पूछा जाता है आपका, ये आपका गद्यांश है, इसको ध्यान से पढ़िए, सिंपल ही है, आपको उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। मैं ही पढ़ देता हूँ। देखिए क्या कहते हैं, गुरु द्रोणाचार्य ने एक दिन अपने शिष्यों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। सभी शिष्यों को बुलाकर पेड़ पर बैठी चिड़िया की आंख भेदने के लिए निशाना लगाने को कहा। सभी शिष्य बारी बारी से आए, परंतु कोई भी सफल नहीं हो सका। अंत में गुरु जी ने अर्जुन को बुलाया और निशाना साधने के लिए कहा। अर्जुन ने बाण उठाया और निशाना साधा। द्रोणाचार्य ने पूछा, अर्जुन तुम्हें चिड़िया दिखाई दे रही है? अर्जुन ने कहा, नहीं गुरुदेव, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। तब गुरु जी ने कहा, तुम्हें सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा है, इसलिए तुम्हारा निशाना नहीं चुकेगा। गुरु जी की आशा से अर्जुन ने बाण चलाया, ठीक है। अब पूछा गया प्रश्न कि गुरु जी ने क्या सोचा। तो गुरु जी ने पहले प्रश्न देखिए, एक दिन अपने शिष्यों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। तो क्या, परीक्षा लेने का सोचा। अगला प्रश्न है, गुरु जी ने किस पर निशाना लगाने की आज्ञा दी? तो चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने की आज्ञा दी। अगला है, अन्य शिष्य क्यों सफल नहीं हुए? क्यों? क्योंकि लक्ष्य पर ध्यान नहीं था। अगला है आपका, द्रोणाचार्य ने अर्जुन से क्या पूछा? उसने पूछा कि चिड़िया दिख रही है, यही पूछा, ठीक है। अगला है, लास्ट प्रश्न है कि अर्जुन ने क्या उत्तर दिया? सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, उत्तर दिया, ठीक है। तो ये थे 25 प्रश्न, और खुद ही प्रैक्टिस कीजिए, और भी डिटेल में मैं बताऊंगा, और भी प्रैक्टिस हटाएंगे। तब तक के लिए आपके एग्ज़ाम के लिए थैंक यू,
और गुड लक, और एक लाइक आप ज़रूर करते जाइएगा, ठीक है, अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो। ठीक है, थैंक यू। लेक्चर शुरू कर रहे हैं।